नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि खबरों को सच की तह के साथ आप तक करें साझा। ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स उन सभी खबरों की पूरी पड़ताल के साथ। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच में। तो आखिरकार संसद का जो चर्चा चल रही है, संसद का जो शीतकालीन सत्र है, उसमें धुआंधार चर्चा होने वाली है कई मुद्दों पर। वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इस पर होगी आज न्यूज पंच में विस्तार से बात। साथ ही आखिरकार संसद में क्यों गूंज रहा है जी राम जी और मनरेगा का मुद्दा, और क्यों पक्ष और विपक्ष तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर आज करेंगे बात न्यूज पंच में, इस पर विस्तार के साथ। वहीं फिर आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, और आखिरकार ममता दीदी का फ्लॉप शो, क्यों इसे फ्लॉप शो कहा जा रहा है, जो कि निवेश के नाम पर किया गया लेकिन हुआ सिर्फ वहां पर लूट का कारोबार। और साथ ही एक अच्छी खबर, रेलवे के नए रूल से कराएंगे आपको रूबरू, जहां एक्स्ट्रा लगेज पर अब होगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो इन तमाम खबरों का लबोलुबाब हम जानेंगे आधे घंटे में न्यूज पंच के जरिए। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करेंगे एनसीआर में प्रदूषण को लेकर। तो एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बेहाल है, यानी कि धुआं है। संसद में विपक्ष लगातार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था। बिगड़ता हुआ वायु प्रदूषण संकट को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार जब मांग की गई, तो आज सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल संसद में विपक्षी सदस्यों द्वारा हवा की खराब गुणवत्ता और मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर लगातार चिंता जताए जाने के बाद ये चर्चा हो रही है। और विपक्षी सदस्यों के सवालों के बाद लोकसभा में शाम 5 बजे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सवालों, आपत्तियों और सुझावों का जवाब देंगे। तो संसद का मंदिर यानी कि लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा है। नियम 193 के तहत इस चर्चा को किया जाएगा। भूपेंद्र यादव इसका जवाब देंगे। हालांकि विपक्ष से प्रियंका गांधी इसमें हिस्सा लेने वाली है। और वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, तो आपके पास अगर पीयूसी नहीं है, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल चेक नहीं है, तो इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल का टैंक है, जिसे खुराक मंत्री कहते हैं, वो खाली रहेगा। और सिर्फ BS6 वाहनों की एंट्री इस वक्त दिल्ली में, बाकियों के लिए नो एंट्री। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार संसद में प्रदूषण पर चर्चा जो है वो किस नियम के तहत की जा रही है। ये की जाएगी नियम 193 के तहत। अब जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। बिना मतदान के ये बहस की जाएगी। जनहित के लिहाज से, लोकहित के लिहाज से ये बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है और काफी अहम भी है। विपक्ष से, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी, साथ ही साथ कनिमोई हिस्सा लेने वाली है। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहां पर उनके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये तो आज संसद में होना है। लेकिन क्योंकि अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है, वो आपकी जो गाड़ी का रेयर विंडो होता है उसमें पॉल्यूशन चेक अगर नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली में ये नियम जो है वो आज से लागू किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली में ये नियम आज से लागू है। तो पेट्रोल, डीजल, CNG, सिर्फ जो BS6 वाहन है वो उनकी एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जब बहस की जाएगी 193 नियम के तहत, तो मतदान नहीं होगा। जनहित के लिहाज से ये चर्चा बेहद अहम बताई जा रही है। और विपक्ष से हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी के साथ कनिमोई इसमें हिस्सा लेंगी, साथ ही साथ जो भूपेंद्र यादव हैं वो इस पर जवाब देंगे। और ये जवाब जो है वो बहुत अहम हो जाते हैं लोकसभा में जिस नियम के तहत चर्चा होनी है। अब वापस आते हैं, क्योंकि बात हम कर रहे थे कि अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और इसीलिए पेट्रोल पंप्स पर सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। जो बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी सख्त चेकिंग वहां पर की जा रही है। अब आखिरकार प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश क्या कहता है? वो कहता है कि 9 टोल प्लाजा बंद या शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को बदला है और पुरानी गाड़ियों पर यह बड़ा फैसला दिया।
12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें पुरानी गाड़ियों पर भी एक बड़ा फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। BS थर्ड या उससे पुरानी गाड़ी पर, यानी आपका इंजन अगर BS थर्ड है या उससे पुराना है तो उस पर एक्शन होगा। 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी है वो या तो जब्त कर ली जाएगी या स्क्रैप में जाएगी, और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी इसके दायरे में आएंगी। साथ ही साथ दिल्ली प्रदूषण पर साल भर निगरानी जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं प्रदूषण को लेकर, ये साफ तौर पर उन्होंने किए। और राजेश राज इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, वो कहते हैं ना, शाम है धुआं धुआं, और इस धुएं का गुबार हमें लगता है कि वो फॉग है, पर वो स्मॉग का असर है, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े घर में बैठने के लिए कहीं ना कहीं अभी उनको बिठाया जा रहा है ताकि सांस की दिक्कतें ना आए। ऐसे में आज जब हम बात करते हैं संसद की, तो बड़ी बहस है और सभी की निगाहें इस पर कि क्या जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संपूर्ण दिल्ली धुआं धुआं हो चुकी है, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिन्हें सांस की बहुत तकलीफ है, जिन्हें पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो दमा रोग से आसक्त लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि मुश्किल की घड़ी आ पड़ी है। और शायद यही वजह है कि संसद में सत्ता हो या विपक्ष हो, तमाम सांसदों ने इसको लेकर चिंता जताई थी। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही थी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए थी। उनकी मांग मान ली गई है, और आज संसद में जब नया जी राम जी कानून है वो विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वायु प्रदूषण पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत दिल्ली से बीजेपी की जो युवा तुर्क सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो करेंगी, और चर्चा में प्रियंका गांधी भी भाग लेंगी। अब देखना होगा कि और कौन कौन से वक्ता इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे, और ये अल्पकालिक चर्चा होगी। और इस अल्पकालिक चर्चा के बाद भूपेंद्र यादव जवाब देंगे, जिसमें यह साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली में वायु प्रदूषण किन वजहों से हो रही है और सरकार के द्वारा अब तक क्या क्या रोकथाम के उपाय किए गए हैं। क्योंकि वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी जो है इससे प्रभावित होते हैं। और निश्चित तौर पर यह खबर आती है कि लंग्स जो है वो लंग्स बहुत प्रभावित होता है। फेफड़े के संक्रमण की खबरें जो है वो लगातार आती हैं। निमोनिया जैसी जो बीमारियां हैं वो घर करती थी पहले बच्चों को, लेकिन अब बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी निमोनिया की चपेट में आते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो कई 100 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी कि जो नाक से जो धुआं, जो सांस हम ले रहे हैं, उसमें इतनी गुणवत्ता इसकी वायु की खराब है दिल्ली में, जो सिगरेट के धुएं से जितनी प्रभावित होती है राजेश, उससे ज्यादा कई ऐसे फैसले जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हैं वो भी दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया, जिसमें अगर आपका पॉल्यूशन चेक नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, BS6 गाड़ियों की एंट्री पर बैन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम उतने कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, देखिए, एक सवाल तो सबसे बड़ा है आंचल कि इस देश में जो यहाँ की जनता है, उस जनता में सेंस की कमी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। खास करके आप ट्रैफिक सेंस की बात करें तो ट्रैफिक सेंस में भी काफी कमी है। गाड़ी बाएं से ले जाना है, लोग दाएं से निकाल लेंगे, दाएं से ले जाना है, बाएं से निकाल लेंगे। गाड़ी धुआं दे रही है, हम उसके ऊपर कोई उपचार नहीं करते हैं। घंटों पेट्रोल पंप पर गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ रही है, हम तेल लेने के लिए खड़े पड़े हैं। रेड लाइट पर कहा जाता है कि आप अगर लंबा रेड लाइट हो तो गाड़ी की बत्ती को गुल कीजिए, उसको स्विच ऑफ कीजिए, ताकि ईंधन की बचत हो, देश का जो पेट्रोलियम पदार्थ है वह भी बचे। और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की वजह से जो गुणवत्ता खराब हो रही है, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन की भी बहुत अहम बात आप कह रहे हैं राजेश, कि एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जिसमें नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि जिस प्रदूषण से वो खुद भी जूझ रहा है इसे कम करने में उसकी भी भागीदारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए राजेश। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब फिर से संसद की, क्योंकि वहां पर विरोध की एक नई आंधी देखने को मिल रही है, जहां पर जो संसद है वहां रामजी वर्सेस गांधी है। अब ऐसा क्यों है ये आपको बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण
यानी वीबीजी रामजी विधेयक 2025 पेश किया। मनरेगा की जगह लेने वाले इस बिल पर संसद में आधी रात तक तीखी बहस चली। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस बिल का विरोध किया। विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। और आइए अब समझते हैं हम कि पक्ष विपक्ष के जो सांसद हैं इस नए बिल पर उनका क्या कहना है, यानी कि दोनों रुख क्या है जब हम बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की। समझते हैं। पक्ष का यह कहना है कि जिस नाम को बदलने की बात लगातार कह रहा है विपक्ष, गांधी दिल में बसते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नाम बदलने की सनक कहीं ना कहीं दिमाग पर सवार है बीजेपी के। वहीं विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों ग्रामीण जो परिवार हैं उन पर असर आएगा इस पूरे बिल का। लेकिन पक्ष का ये मानना है कि ये जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर और विकसित भारत का 2047, ये बिल उसी पर फोकस है। साथ ही साथ जब हम ग्रामीण आजीविका को फोकस बनाकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं इस कानूनी गारंटी के साथ, उसमें साफ तौर पर पक्ष का कहना है कि बीजेपी का फोकस इसी पर है और तमाम जो परिवार हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। साथ ही साथ जो विकसित भारत का विजन दिया गया है उसी के अनुरूप ये बिल है। हालांकि रोजगार की कानूनी गारंटी ये बिल नहीं देता, ऐसा विपक्ष का मानना है। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों संतुलित होगी, ऐसा मानना है पक्ष का। लेकिन विपक्ष इस पर भी तीखा प्रहार करते हुए कह रहा है कि कोई खाका इसमें प्रभावी तौर पर स्पष्ट नजर नहीं आता। लेकिन आखिरकार अब आपको हम 4 अलग अलग जो सांसद हैं, जिसमें भाजपा और बात हम करते हैं कांग्रेस, उसके 2 सांसद मौजूद हैं, उनका इस पूरे बिल पर क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले इस विधेयक के आने से 125 दिन, जहां 100 दिन मिलते थे वहां 25 दिन की और बढ़ोतरी होगी और निश्चित ही इसके अंदर बहुत सारी पारदर्शिता लाने का काम जो सरकार कर रही है, कमजोर और असहाय लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने का है, क्योंकि ये विधेयक मनरेगा का संशोधित विधेयक है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के भी प्रतिनिधि को, जो सेंट्रल काउंसिल बनेगी जो ग्रामीण रोजगार योजना की, उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। आरोप लगा रहे थे कि साहब इसमें स्टेट की उपेक्षा हो रही, स्टेट के प्रतिनिधि रहेंगे, इसमें श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। We oppose this bill. This is a anti-democratic bill, anti-labor bill. This also gradually they want to destroy this Manrega. That's why they are changing the name and also they are changing lot of things in the Manrega. So ultimately they want to destroy the Manrega. तो अगर मनरेगा और जीराम जी में जिस तरह के फर्क को लगातार हम बता रहे हैं, ऐसे में उसके एक क्लॉज 4 की बहुत चर्चा हो रही है कि कैसे जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उसे ये कैसे सुनिश्चित करता है। तो क्लॉज 4 कहता है कि ये बजट जो है ये आपूर्ति आधारित बिल है, ढांचे के तहत जो है ये खर्च तय किया जाएगा। इससे होगा क्या, जो अनियंत्रित खर्च जो अब राज्य कहते थे, फर्जी मांग अगर की जाती थी, उनकी गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी, राज्यों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और लगातार ये राज्यों का कहना कि भाई केंद्र से पैसा नहीं आया तो इस योजना को हम पूरा नहीं कर पा रहे या फिर हम ये पैसा दे नहीं पा रहे मजदूरों को, ये बहाना अब चलेगा नहीं। और इसीलिए लेबर बजट की जगह मानक आवंटन का प्रस्ताव है और मानकों के तय जो मानक हैं उनके आधार पर ही राज्यों को धन की निश्चित सीमा सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों की मांग के अनुसार पैसा देने की व्यवस्था अब नहीं होगी और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंडिंग साझा करेंगे। यानी कि ये समन्वय केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस बिल के तहत साफ तौर पर नजर आएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संसद के शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए तो आज इस बिल पर किस तरह का हंगामा हम देख सकते हैं, वहीं सरकार अपने हर वक्तव्य में इस पर साफ कर चुकी है कि ग्रामीण विकास उनके फोकस में है। अचल, कल 90 से ज़्यादा लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और आज 12 बजे शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका जवाब होना है। इसके बाद ये बिल पारित कराने की कोशिश लोकसभा में की जाएगी। हमारे ठीक पीछे हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं
वो गांधी प्रतिमा से चलते हुए मकर द्वार पर पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी जहाँ एक तरफ कह रही है कि ये बहुत क्रांतिकारी बिल है, ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा, वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर और बाकी जो राज्यों पर बोझ बढ़ाया गया है उसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये समझना होगा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और हम जब जीएसटी में जो राजस्व आता है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी तय करने की बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ता हुआ देश है, तो ऐसे में ये नहीं हो सकता कि ग्रामीण विकास हो या तमाम परियोजनाएं हो उसमें सिर्फ केंद्र पैसा दे, राज्यों की अपनी उसमें कोई भूमिका न हो। और जब राज्य पैसा नहीं देता है फिर तो एक संजीदा नहीं होते हैं कई राज्य उस योजना को लेकर, चूंकि वो केंद्र की योजना होती है, जबकि क्रियान्वयन हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर होता है तो वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं होती है या फिर उसमें लीकेज खत्म करने को लेकर उतने प्रयास नहीं होते हैं जिससे कि वो सुनिश्चित किया जा सके कि वो सारा का सारा फायदा श्रमिकों को ही हो। ये बात सही है कि जब मनरेगा लागू हुई थी तब इसे एक बहुत क्रांतिकारी योजना के तौर पर देखा गया था, लेकिन कालांतर में ये देखने को मिला कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई योजना नजर आई जी। और जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में तब इसमें आमूल चूल परिवर्तन किए गए, डिजिटल पैसा सीधा खाते में या फिर तमाम तकनीकी बदलाव कि काम हो रहा है कि नहीं इसको मैपिंग किया गया जी, और काफी हद तक योजना सुधारी गई। शैलेंद्र, इसमें हम ये समझ सकते हैं कानून में जो एक तरह से चलिए साफ तौर पर जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे साफ साफ ये भी होता है और ये कई बिल की उस क्लॉजेस में भी साफ तौर पर अंकित है कि जो राज्य हैं अब उनकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इस बिल के पारित होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, समय कम है हमारे पास आज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। एक बार फिर वहां बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों? क्योंकि उद्योगों की कब्र अब बंगाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ममता सरकार पर फिर उठ रहे हैं सवाल निवेश के नाम पर, क्योंकि ये जो लूट की जा रही है ये सही नहीं है। आखिरकार कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो पश्चिम बंगाल को उभरता हुआ राज्य मानती हैं और वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई ये सोचकर कि निवेश आएगा, निवेश के पीछे पीछे रोजगार भी आएगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। आखिरकार निवेश है या लूट, ये आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इस खबर का पूरा लब्बो लुबाब क्या है। तो ममता सरकार का ये फ्लॉप शो जहां निवेश के नाम पर लूट की गई, क्योंकि ममता राज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, वो ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में उद्योग इस वक्त बदहाल है। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद हालात बिगड़ गए। हालात पर भाजपा ने एक बुकलेट जारी किया। उस बुकलेट का नाम हम आपको बताएं, बुकलेट का नाम है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेवयार्ड, यानी कि कैसे पश्चिम बंगाल औद्योगिकरण के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। बंगाल में बड़े उद्योग लगाना समय की जरूरत है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने साफ तौर पर यह कहा कि औद्योगिक घरानों ने बंगाल छोड़ा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का एफडीआई 36%, जबकि बंगाल का सिर्फ 16% है। असल में दूसरे राज्यों में ये सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है और ऐसी कई घटनाएं हैं। आप सिंगूर याद कीजिए, नंदीग्राम याद कीजिए, जिसकी वजह से एक नकारात्मक माहौल फैला। देश भर के उद्योगपतियों को एक गलत संदेश किया। किसानों को इकाइयों में दिया गया मालिकाना हक जो है उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए और ऐसे में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये ममता सरकार का फ्लॉप शो है, जहां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की अगर बात की जाए तो सिर्फ फायदे जो हैं वो नहीं हुए बल्कि नुकसान ज्यादा है। और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार काम कर रही है, आइए उस पर भी डालते हैं नजर। तो पूरी तरह फेल साबित हुई ममता सरकार। कानून व्यवस्था क्योंकि पूरी तरह से ध्वस्त है, तो आप सोच लीजिए कि इंडस्ट्री लगाने के लिए कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। वोट बैंक के लिए राज्य की सुरक्षा से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अपराधियों को खुली छूट है। शिक्षा प्रणाली का पूर्ण पतन यहां पर है। राजनीतिक हस्तक्षेप से स्कूल कॉलेज अगर देखा जाए तो असुरक्षित हैं और ओबीसी आरक्षण घोटाले मामले की अगर बात की जाए तो खतरे में है इस वक्त छात्रों का भविष्य। नाकाम सरकार के कारण पलायन जो है, इसीलिए मजबूर है पलायन के लिए। कागजों पर डॉक्टर स्टाफ सब मौजूद है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 20 लाख करोड़ का मूव हुआ, कम से कम 800 मूव हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट 0 है। नो बड़ा इंडस्ट्री यहाँ आया। इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री का हालत बहुत गंभीर है। बंगाल छोड़ के जो
नौजवान भाग रहा है दूसरा प्रदेश में, नौकरी नहीं है, रेवेन्यू स्टेट रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, वो कहते हैं ना कि मेरे पास कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ती हुई है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल की साफ तस्वीर है। आंचल, देखिए, जब तृणमूल सरकार यहाँ पे पावर पे आई थी तब उनका क्या नारा क्या था? उनका नारा था परिवर्तन। परिवर्तन का नारा देके वो यहाँ पे आई थी, वहाँ पे लेफ्ट जो रूल था उसके खिलाफ में। फिर आगे चल के अब देखिए 14 साल हो गया, एक दशक बीत गया है, लेकिन एक दशक में ऐसा कोई उद्योग नहीं, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको टीएमसी कह सके कि ये हमारा जो दौर है, हमारे दौर में ये इंडस्ट्री यहाँ पे बंगाल में हुई है। ऐसा कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट वो कह नहीं सकती। और जो विपक्ष का कहना है कि आप हर साल हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके उद्योगपति को ले आकर आप यहाँ पे सम्मेलन करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है? और जब तृणमूल सरकार यहाँ पे आई थी तब किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? तब गुजरात का एग्जाम्पल दिया जाता था, जब वहां के सीएम थे नरेंद्र मोदी, जब अब प्रधानमंत्री है, तो वो जो एग्जाम्पल है गुजरात के कंपैरिजन में बंगाल का जो हाल है, वो सारा जो तस्वीर है 14 साल में क्या हाल है, वो राज्य बीजेपी विधानसभा निर्वाचन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इसको सामने ले आया है। जी, तो साफ तौर पर कह सकते हैं सौरभ, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 10:30 बजे और नई मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।